न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं मिनट न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। हरिद्वार नारसन बॉर्डर पर फर्जी पहचान से चाय की दुकान चलाने वाला गिरफ्तार। डिंडोरी में नर्मदा नदी उफान पर कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा। एनडीए में लगेगी पेशवा बाजीराव की प्रतिमा, अमित शाह ने की ऐतिहासिक घोषणा। आइए देखते खबर विस्तार से। हरिद्वार के नारसन बॉर्डर पर चाय की दुकान चलाने वाला गिरफ्तार। हरिद्वार के नारसन बॉर्डर पर एक चाय की दुकान गुप्ता चाट नाम से चलाने वाला एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय लोगों की सतर्कता और चिंता के बाद मामला उजागर हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी पहचान छुपाकर ये दुकान संचालित की, जिससे इलाके में सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और जांच शुरू कर दी है। लेके जा रहे हैं आगे सब ब्रेक के मैं सबसे का नाम आएगा, डॉक्टर का नाम जुड़ा जाएगा। अगर डॉक्टर के नाम से पेशेंट चलाओगे आप, डॉक्टर के नाम जुड़ जाएगा। मैं तो मालिक का पेशेंट उसका रखा हुआ वहाँ
ज़्यादा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिंडोरी में भारी बारिश से नर्मदा नदी उफान पर। लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है और उसका पानी आसपास के इलाकों में फैलने लगा है। नदी किनारे बसे कई मंदिर जलमग्न हो चुके हैं और कई सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। प्रशासन के अनुसार कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट चुका है, जिससे राहत एवं बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी भर गया है और ग्रामीण ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर है। चलिए चिन्नू तो घर रहे कहाँ तरफ अरे हमारा वीडियो बना आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीए में लगेगी पेशवा बाजीराव की प्रतिमा, बोले अमित शाह। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा पेशवा बाजीराव की प्रथम की प्रतिमा अब नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में स्थापित की जाएगी। इस संबंध में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि ये निर्णय भारत की सैन्य परंपरा और गौरवशाली इतिहास को नई पीढ़ी से जोड़ने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा, एनडीए ही वे स्थान है जहां थल सेना, वायुसेना और नौसेना के युवा अधिकारी अपने सैन्य जीवन की शुरुआत करते हैं। जैसे संस्थान में पेशवा बाजीराव जैसे विजयी, दूरदर्शनी और साहस सेनापति की प्रतिमा का होना न केवल प्रेरणादायक होगा बल्कि ये भारत सैन्य परंपरा और इतिहास का सम्मान भी है। स्थित महाराष्ट्र शासन के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र शासन के उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्रीमान अजित पवार जी, मेरे साथी मंत्री, पुणे के ही जनप्रतिनिधि श्री मुरलीधर माहौल जी, पुणे के ही जनप्रतिनिधि और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्रीमान चंद्रकांत दादा पाटिल जी, बहन मेघा कुलकर्णी जी, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी, एयर मार्शल श्री भूषण गोखले जी, अनिरुद्ध देशपांडे जी, कुंदन साठे जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, श्री पुष्कर पेशवा जी, वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र चौहान जी, और आज बाजीराव पेशवा की वीर मूर्ति को प्रस्थापित करते हुए देखने के लिए आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं पुणे की धरती पर खड़ा हूं। सबसे पहले
जिन्होंने गुलामी की काल रात्रि में एक आशा का किरण जगाया और हिंदवी स्वराज की स्थापना करी, वो महान छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। पुणे की भूमि एक प्रकार से स्वराज के संस्कार का उद्गम स्थान है। 17वीं शताब्दी में भी यहीं से स्वराज की आलेख तंजावुर से अटक से कटक तक पहुंची और जब अंग्रेजों के सामने फिर से एक बार स्वराज के लिए जनता को लड़ने का समय आया, तब सबसे पहला सिंह गर्जना तिलक महाराज ने की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वीर सावरकर ने यही महाराष्ट्र की भूमि से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने देश के लिए कितना कर सकता है, ये उदाहरण प्रस्तुत करने का काम वीर सावरकर ने किया। और मालूम नहीं एनडीए का मूल स्थापना हुआ होगा तब क्या सोचकर यहां बनाया होगा। कहते हैं कि यहां टेम्परेचर और वातावरण बहुत अच्छा था इसलिए बनाया होगा, मगर अंग्रेजों को मालूम नहीं था कि कैसी जगह पे वो नींव डालने जा रहे हैं जो आने वाले 1 सदी तक भारत की सुरक्षा का संस्थान बनेगा। वो आज हमारा एनडीए। पेशवा बाजीराव जी के कई पुतले देश भर में कई जगह लगे हैं, मेरे गांव में भी लगा है। परंतु मैं मानता हूं कि पेशवा बाजीराव का एक स्मारक बनाने की सबसे उचित जगह अगर कोई है तो एनडीए पुणे की एकेडमी, क्योंकि जहां से आने वाले समय के देश की तीनों सेनाओं के सूत्रधार जहां प्रशिक्षित होकर निकलते हैं, वहां बाजीराव पेशवा की मूर्ति लगना और श्रीमंत बाजीराव के मूर्ति से प्रेरणा लेकर उनके जीवन कवन को अभ्यास कर कर अगर हमारे भविष्य के सेनानी जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि कई सालों तक भारत की सीमाओं को कोई छूने का साहस नहीं कर सकता। मैं यहां आने वाला था, कार्यक्रम घोषित हो चुका था। कल कुछ पत्रकार मित्रों के साथ वैसे ही बैठना हुआ तो उन्होंने कहा कि अमित भाई आप पुणे स्पेशल एक कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं और श्रीमंत बाजीराव के पुतले के अनावरण के लिए जा रहे हैं, मगर मुझे एक बात बताइए कि आज की युद्ध की पद्धति जहां एनडीए में हमारे सेनानी तैयार हो रहे हैं और बाजीराव पेशवा के समय की युद्ध की पद्धति, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन बचा होगा। मैंने बहुत सरलता से उनको जवाब दिया, युद्ध की कला के कुछ नियम जो होते हैं वो काल बाह्य नहीं होते हैं, वो एटर्नल होते हैं। युद्ध में व्यूह रचना का महत्व, युद्ध में त्वरा का महत्व, युद्ध में समर्पण का भाव, युद्ध में देशभक्ति का भाव और सबसे बड़ी बात युद्ध में बलिदान का भाव, वो ही सेनाओं को विजय दिलाता है। हथियार बदलते रहते हैं।
और अगर ये सभी गुणों का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण 500 साल के भारतीय इतिहास में कहीं पर ढूंढना है, तो मैं इतिहास के विद्यार्थी के नाते बेझिझक कह सकता हूं, वो केवल बाजीराव पेशवा में, श्रीमंत बाजीराव पेशवा में ही मिल सकता है। 19 साल के उम्र में साहू जी महाराज ने किस तरह से उनको सिलेक्ट किया होगा मुझे मालूम नहीं, क्या काफी सारी चुनौतियां थी उसमें। साहू जी महाराज की माताजी खुद अभी अभी बाहर आई थी, और जब उन्होंने श्रीमंत बाजीराव को पेशवा बनाने का निर्णय किया, उसके बाद 20 साल में 41 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। ये रिकॉर्ड कोई सेनापति का नहीं हो सकता। एक साल के 2 युद्ध, और हमें मालूम है कि उस जमाने में बारिश के 4 माह युद्ध नहीं होते थे, तो बचे हुए 8 माह के अंदर 2 युद्ध करना और हर बार विजयी होना, मृत्यु पर्यंत पराजय को जिसने अपने नजीक भटकने नहीं दिया, ऐसा वीर सेनानी, उसका मूर्ति लगाने का सबसे उचित स्थान हमारी एनडीए की ये एकेडमी है। शिवाजी महाराज ने जब स्वराज की कल्पना की होगी, उस वक्त के भारत की भूगोल और भारत के उस वक्त के साम्राज्यों का इतिहास जो देखता होगा, वो समझ पाता होगा कि एक 12 साल के बच्चे ने कैसे स्वराज शब्द सोचा भी होगा। आदिल शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, निजाम शाही और इमाद शाही, पूरा दक्षिण भारत इनकी नागचूड़ से पीड़ित था, और उत्तर पूरा मुगलों के अधीन था। उस वक्त 12 साल का एक बालक देश को स्वतंत्र कराने की कल्पना करे और अपने एक छोटे से जीवन काल के अंदर ही हिंदवी स्वराज का स्थापना करने का काम करे, ये अकल्पनीय पराक्रम था। मगर शिवाजी महाराज ने सिर्फ हिंदवी स्वराज की स्थापना नहीं की, महाराष्ट्र भर के किशोरों के मन में, बालकों के मन में, युवाओं के मन में स्वराज के संस्कार भरने का काम किया। और जब शिवाजी महाराज नहीं रहे, तब धर्मवीर संभाजी महाराज, वीर ताराबाई, धनोजी, संतोजी, कई सारे लोगों ने शिवाजी महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाया और स्वराज की ज्योत को बुझने नहीं दिया। मगर जब साहू जी महाराज मुगलों की कैद से मुक्त होकर आए और जब मराठी साम्राज्य के 2 टुकड़े हो गए, सब लोग मानते थे अब शायद कठिन होगा। और उसी वक्त पहले बालाजी विश्वनाथ और फिर श्रीमंत बाजीराव ने पेशवा बनकर शिवाजी महाराज की स्वराज की मशाल को आगे बढ़ाया। और श्रीमंत बाजीराव के मृत्यु के 10 साल के अंदर ही तांजावुर से अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान से बंगाल होते हुए कटक तक एक विराट हिंदवी साम्राज्य की स्थापना, जो शिवाजी महाराज का कल्पना था, वो करने का काम किया। और इसीलिए कई लोग कहते हैं, अगर ये स्वतंत्रता की लड़ाई शिवाजी महाराज ने जो शुरू की,
और पेशवाओं ने 100 साल तक चलाई, वो अगर न लड़ी गई होती तो आज भारत का मूल स्वरूप बचा ही न होता। इन्होंने अपने जीवन में कई सारे युद्ध ऐसे लड़े जिसमें पराजय निश्चित मानी जाती थी। उन्होंने अपनी त्वरा से, अपने रण कौशल से, रणनीति से और वीर साथियों की मदद से बाजीराव पेशवा ने कई हारे हुए युद्धों को जीत में परिवर्तित किया। और पालखेड़ की विजय को अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा कि निजाम के सामने यह विजय अकल्पनीय विजय थी। मगर जरा भी रुके बगैर, जरा भी थके बगैर, हर जगह जहां जहां गुलामी की निशानी थी वो ध्वस्त कर कर स्वतंत्रता का दीप प्रगटाने की शुरुआत श्रीमंत बाजीराव ने की और सफल भी हुए। कई सारे युद्ध कौशल के अभ्यासु देश और विदेश के सेनानियों ने उनके युद्ध कौशल के लिए ढेर सारी बातें करी हैं, मगर सिर्फ युद्ध कौशल की बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, बुंदेलखंड तक, गुजरात तक, तंजावुर तक, मध्य प्रदेश तक, ये सारी स्थान से स्वराज की लौ जलाने के बाद वहां पर इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, धार में पवार, बड़ौदा में गायकवाड़, गोविंद पंत को बुंदेलखंड में, हर जगह चिमना जी का सहयोग लेकर प्रशासन को भी प्रस्थापित करने का काम किया। और एक लंबे समय तक आजादी की लौ जलती रहे, इस प्रकार का काम उन्होंने किया। और मैं तो कलाकारों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बाजीराव पेशवा की इस प्रतिमा को अश्वारूढ़ बनाया है। जदुनाथ सरकार ने बाजीराव पेशवा के लिए काफी कुछ लिखा है, मगर एक वाक्य मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, कभी भी किसी व्यक्ति का जन्म घोड़े के साथ नहीं होता। बाजीराव एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जिसका जन्म ही घोड़े के साथ हुआ। पूरा 20 साल का कालखंड उनको घोड़े से नीचे उतरते हुए किसी ने नहीं देखा है। शनिवारवाड़ा का निर्माण, जल प्रबंधन, कई सारी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के भी बचे हुए कालखंड में, पूरा जीवन तो युद्ध में गया, जो 4 माह बचता था उसमें भी उन्होंने कई सारे सुधार के काम भी किए। और मित्रों, मैंने ढेर सारे ईस्वी सन 1500 के बाद हुए युद्धों को बहुत डिटेल पढ़ा है। मैंने कहीं पर भी ऐसी सेना का वर्णन नहीं सुना जिसमें 1 सिपाही और 3 घोड़े की व्यवस्था थी। हर जगह पर घुड़सवार होते थे, 1 घोड़ा और 1 सिपाही। श्रीमंत बाजीराव की सेना में 1 सिपाही पर 3 घोड़े होते थे। घोड़ा थकता था, आराम करता था, सिपाही आगे बढ़ता रहता था और आश्चर्यजनक रीत से बिजली की तरह दुश्मनों पे वो टूट पड़ते थे। उनकी त्वरा से अच्छे अच्छे पराजित हुए। मैं सोच ही नहीं सकता कितनी विकट परिस्थितियों में इतने फैले हुए मकड़ जाल को भेद कर एक के बाद एक 41 युद्धों में
कोई कैसे सफलता प्राप्त करता है। कुछ लोग उनको ईश्वर दत्त सेनापति कहते हैं, कुछ लोग उनको अजिंक्य योद्धा कहते हैं और कुछ लोग उनको शिव शिष्योत्तम बाजीराव पेशवा भी कहते हैं। कई सारे राजाओं ने प्रचंड युद्ध किए, विजय भी प्राप्त किए, मगर बाजीराव पेशवा के सभी युद्धों में एक बात विशेष थी, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो देश के और स्वराज के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि वो तो पंत प्रधान थे। उन्होंने कभी भी छत्रपति के साथ अंग्रेजों ने इतिहास को विकृत करने का बहुत प्रयास किया, मगर आजीवन इतना पराक्रम, इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद वो पेशवा ही रहे। हर युद्ध मातृभूमि के लिए, हर युद्ध धर्म के लिए, हर युद्ध स्वराज के लिए लड़ा और अपने 40 साल के जीवन में एक ऐसा अमर इतिहास लिखने का काम किया जो आने वाले कई सदियों तक कोई और लिख न पाए, ऐसा अमर इतिहास लिखने का काम किया। श्रीमंत बाजीराव की वीरता और महानता को वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मगर मेरे जीवन में कभी भी कोई निराशा दस्तक देने लगती है तो मुझे हमेशा बाल शिवाजी और श्रीमंत बाजीराव की विचार आता है और निराशा कोसों दूर चली जाती है कि अगर इतनी विपरीत स्थिति में वो लोग ये कर पाए तो हमारा तो दायित्व है। अब सब जगह अनुकूलता ही अनुकूलता है। शिवाजी महाराज की कल्पना का भारत बनाने की जिम्मेदारी 140 करोड़ भारतीयों की है। स्वराज के लिए जब संघर्ष करने का समय था तब संघर्ष किया, स्वराज को टिकाने के लिए भी संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी। हमारी सेना और हमारा नेतृत्व जरूर करेगा। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। परंतु स्वराज के साथ साथ महान भारत की रचना भी शिव छत्रपति की ही कल्पना है। एक ऐसे भारत की रचना जो आजादी की शताब्दी जब मनाए तब 2047 में हर क्षेत्र के अंदर, समग्र विश्व में हर क्षेत्र में हम सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत की रचना करना ये हम सबका जीवन लक्ष्य होना चाहिए। और जीवन लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए पुरुषार्थ, समर्पण और बलिदान, ये तीनों की प्रेरणा लेने के लिए कोई उत्तम व्यक्तित्व हमारे इतिहास में है तो श्रीमंत बाजीराव पेशवा है। आज मैं हृदयपूर्वक वो सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनको ये विचार आया कि पुणे की ये एकेडमी में श्रीमंत बाजीराव की अश्वारूढ़ प्रतिमा का स्थापना किया जाए। मैं एनडीए को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने इस बात को स्वीकार किया और आने वाले समय के हमारे सेनापतियों और योद्धाओं को बाजीराव पेशवा के जीवन कवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का मौका दे दिया गया। मैं विनय जी को भी कहना चाहता हूं कि विनय जी, आपने माइक में कहा कि भारत के सभी भाषाओं में ये इतिहास को भावानुवाद कर कर भारत की हर भाषा के बच्चों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। अब आप सुझाव दे रहे हैं
मुझे लगता है सब लोग सुझाव ही देंगे तो होगा क्या। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, आप ही शुरुआत करिए तो ये काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मोदी जी ने विकास भी और विरासत भी, ये सूत्र जो दिया है वो इसीलिए दिया है कि हमारे हजारों साल पुरानी संस्कृति में कई ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जो हजारों साल तक हमें प्रेरणा दे सकते हैं। वो इतिहास को हमारे युवाओं के लिए, हमारे योद्धाओं के लिए उपलब्ध कराना ये बहुत जरूरी है। फिर से एक बार इस मूर्ति की स्थापना के लिए जिन जिन का योगदान रहा है, आर्थिक योगदान रहा है, कलाकारों का योगदान रहा है, एनडीए का योगदान रहा है, वो सभी को मैं बहुत मनपूर्वक आभार मानकर मेरी बात को पूरी करता हूं। धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नम्मा मेट्रो किराया वृद्धि पर तेजस्वी सूर्या का हमला। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने नम्मा मेट्रो के किराए में 100 से 130% तक की बढ़ोतरी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मेट्रो और बस शहर के दोनों सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिवहन साधन है, लेकिन बीएमआरसी ने हाल ही में किराए में 100% तक की बढ़ोतरी कर दी है। तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि किराया बढ़ने से पहले एक समिति को अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर भेजा गया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये निर्णय लिया गया है। किराया बढ़ने के बाद से रोज लगभग 1 लाख यात्री कम हो गए हैं। उन्होंने कहा, सांसद का आरोप है कि 3 महीने से अधिक बीतने के बावजूद बीएमआरसी ने न तो वे रिपोर्ट सार्वजनिक की है और न ही आरआईटी के जवाब दिए हैं। Bengaluru is suffering and choking because of traffic jams. The only way to solve this is to reduce the number of private vehicles on road and increase adoption of public transport. Metro and bus are two most important public transport means. However, the most important and critical yellow line that connects the residential heart of South Bengaluru with Electronic City is pending inaugurations, pending opening of operations from almost 4 years. In 2021, the operations were supposed to have been started. That was the scheduled date of operations. It is 2025 and even today we don't have clarity. On more than 12 occasions, BMRCL has given deadlines and has failed to meet it. Even today, when we pressed the BMRCL MD on committing a particular date, he is still non-committal about it because the state government is not putting its full force behind making these operations possible in the shortest period of time. Second, Metro recently increased the fares of BMRCL, the metro fares, by 100%. And before doing so, a committee conducted an international tour and came up with a report. Based on this report, a 130% increase in metro fare was administered. Ever since the increase in metro fares, about 1 lakh dip in ridership is witnessed every day. We are asking, journalists have filed RTIs, public activists have filed RTIs. As MPs, we have written multiple letters to the BMRCL and the state government asking them to make public the fare fixation committee report. And 3 months has taken place, they have not made it public yet. What are they trying to hide? Is this a document that has some national security implications, that some leakages from this will affect the country's national security or some deep technology transfer? What is it that they are trying to hide? We want the fare fixation committee report to be made public. This is a democracy. Metro runs on people's money. Metro officials are paid by people's money. As MPs, MLAs, as Deputy Chief Minister, our salaries come from public money. Is the public who use the metro, don't they have the basic right to know how and on what basis the metro fare were increased? These are the basic questions that we have answered. And unfortunately, even on that point, other than saying that he will communicate our demand to the state government, there has not been any serious commitment. If need be, I will even approach the court in the coming week to get this fare fixation committee report made public and rationalization of metro fares in Bengaluru. Public transport should be affordable, it should be reliable, and it should be dense so that people can adopt it
in lieu of private transport. That is the only way to address congestion. The Congress says that even the central government is an equal stakeholder in this. and Why we this are- blame? The role of the central government in metro is twofold. One, the regulatory clearances before the commencement of the construction and the launch of the civil works. The second is the funding aspect. The central government has done both of these things in record times. The operation of the metro, the execution of the civil works is primarily the responsibility of the state government. Why have they not done it? I had another question to the state government officers today. In 2024, last year, after Narendra Modi government came to power, within 100 days, permission was given for Metro Phase 3, which connects JP Nagar to Kadbagere, a very important line. More than 1 year has elapsed. Why has the construction, civil works, tendering not been done? Is this not the responsibility of the state government? You can blame center for everything else, but what about Metro Phase 3? Center has given approval within 100 days of the new government. It's been 1 year. Why have you not started even calling civil tenders? The Chief Minister should answer, Deputy Chief Minister should answer. The patience of people of Bengaluru, our patience is wearing thin. I am making it abundantly clear. The MD today has said that he hopes that there may be an inauguration or an operation of services before 15th of August. We want him to commit to this deadline. Sir, what about If this deadline is not committed, the protest that we did today was a sample. There will be a much larger scale mass protest organized in every metro station of Yellow Line if this deadline is missed. Sir, rolling stock, as far as rolling stock is concerned, it's beyond us. There is a Make in India clause, and the centre's role comes in to effect here. The BMRCL is the nodal agency for execution. Why is it that other metros all over the country, why are they not having these problems? Why is it that this is a problem only in Bangalore? Why is it only with respect to this administration? These are questions that they must answer. And increase adoption of public transport. Metro and bus are two most important public transport means. However, the most important and critical Yellow Line that connects the residential heart of South Bengaluru with electronic city is pending inaugurations, pending opening of operations from almost 4 years. In 2021, the operations were supposed to have been started. That was the scheduled date of operations. It is 2025 and even today we don't have clarity. On more than 12 occasions, BMRCL has given deadlines and has failed to meet it. Even today, when we pressed the BMRCL MD on committing a particular date, he is still non-committal about it because the state government is not putting its full force behind making these operations possible in the shortest period of time. Second, Metro recently increased the fares of BMRCL, the metro fares, by 100%. And before doing so, a committee conducted an international tour and came up with a report. Based on this report, a 130% increase in metro fare was administered. Ever since the increase in metro fares, about 1 lakh dip in ridership is witnessed every day. We are asking, journalists have filed RTIs, public activists have filed RTIs. As MPs, we have written multiple letters to the BMRCL and the state government asking them to make public the fare fixation committee report. And 3 months has taken place, they have not made it public yet. What are they trying to hide? Is this a document that has some national security implications, that some leakages from this will affect the country's national security or some deep technology transfer? What is it that they are trying to hide? We want the fare fixation committee report to be made public. This is a democracy. Metro runs on people's money. Metro officials are paid by people's money. As MPs, MLAs, as Deputy Chief Minister, our salaries come from public money. Is the public who use the metro
don't they have the basic right to know how and on what basis the metro fare were increased? These are the basic. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना के व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या पर पप्पू यादव का बयान। पटना में हुए व्यवसायी गोपाल हत्याकांड ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। अब मामले पर सांसद पप्पू यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा ये एक बहुत ही संगीन और सुनियोजित हत्या है। जब गांधी मैदान से जैसे ही हाई सिक्योरिटी जोन में एक व्यवसायी को मार दिया गया तो ये सिर्फ अपराध नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी है। पप्पू यादव ने कहा कि बिना सीबीआई जांच से यह हमला सुलझाया नहीं जा सकता और इस मांग को लेकर आज ही राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। तो हत्या में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? क्रिमिनल तुम्हारा नहीं, क्रिमिनल से तो कोई मतलब इस खेमका परिवार को है नहीं। कोई खेमका परिवार बालू और शराब माफिया तो है नहीं, जमीन माफिया तो है नहीं। खेमका के संपत्ति पर किसकी की दृष्टि है? खेमका के बेटे को 6 साल पहले किसने मारा? क्यों उस मैटर को दबा दिया गया? 6 साल पहले न्याय मिल गई होती थी, आज खेमका की हत्या नहीं होती। इसमें तो नेता, पदाधिकारी और अपराधी तीनों का नेक्सस है। भैया जब आप पटना सुरक्षित नहीं, इस बिहार की बेटी बहन मां सुरक्षित नहीं, अपराध और अपराधी तो कोई मैटर बचा ही नहीं। समाज कहता है अपराधी और माफिया को टिकट दो। नेताओं का किचन और बेडरूम अपराधी बालू माफिया, शराब और जमीन माफिया से चलता है। हर पार्टी बालू शराब माफियाओं से अपनी मीटिंग करवाता है, भीड़ मंगवाता है। जाति के आधार पर अपराधी माफिया स्थापित हो जाते हैं। कहां से बचेगा खेमका जी? जब आप 4 किलोमीटर के मैरिन ड्राइव को और पटना को नहीं बचा सकते तो आप किस चीज को बचा लेंगे? आपकी क्या इच्छा शक्ति है? आपकी नीयत सही नहीं। 2 घंटे के बाद पुलिस आती है। 1.5 किलोमीटर के रेडियस पे मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब है। 200 मीटर पर थाना, एसपी, डीएम। 2.25 घंटे तक आपको पता नहीं। बारे बार अब विपक्ष को या सत्ता पक्ष को लगता है ये मुद्दा तो है नहीं, मुद्दा तो है जात, हिंदू मुसलमान। मैं इस मुद्दों को लेके बाप क्यों करूं? यह मुद्दा तो मेरा ही है, मेरा ही पैदा किया हुआ है, हम ही मरवा रहे हैं। इसलिए मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं। बिना सीबीआई इंक्वायरी के यह मामला नहीं सुलझ सकता। महाजंगल राज, यह महागुंडा राज क्या हो गया? महागुंडा राज आप बोलिए तो आपको मरवा देगा। इनके मंत्री संतरी धमकी देते हैं केस में फंसाने के, मरवाने के। पहले भी मरवा चुके हैं कितने नेता को इनके मंत्री। तो इसीलिए लड़ाई आर पार होगी। अपराध और अपराधी जब तक नहीं मिटेगा ये लड़ाई जारी रहेगी, सदन से सड़क तक। सरकार यदि सीबीआई इंक्वायरी नहीं करेगी, आज मैं गवर्नर साहब से मिलने जा रहा हूं, सीबीआई इंक्वायरी का मांग कर रहा हूं। नहीं कि कल नरसंहार हो गया, 4 आदमी को मार दिया सीवान में। बक्सर के बाद पहला नरसंहार, 7 आदमी में 4 लोग मर गए। कई नरसंहार, कई पदाधिकारी, नेता, अपराधियों का नंगा नाच, महागुंडा राज। इंक्वायरी सीबीआई की नहीं देंगे तो हाईकोर्ट जाएंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। क्या बिहार में सरकार नाम की चीज बची है? बोले मनोज झा। पटना के व्यावसायिक जगत में सनसनी फैलाने देने वाले गोपाल खेमका हत्याकांड पर अब राजनीतिक हमलों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। राज्यसभा सांसद और आरजेडी नेता मनोज झा ने इस घटना पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा, खेमका का परिवार क्या सोच रहा है? ये घटना देर रात घटी। क्यों बिहार में सरकार का नाम कोई चीज है या नहीं? सांसद ने आरोप लगाया कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। क्या बीत रही होगी उस परिवार पे, खेमका जी के परिवार पे? कल सिवान, फिर देर रात ये घटना होती है। मतलब सरकार नाम की कोई चीज है? मैं तो अब यहाँ किसी से सवाल ही नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आप विदेश दौरे से लौट के आए, माननीय गृह मंत्री जी,
ये हो क्या रहा है? कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर मैं सच में कहूं तो हत्यारों ने यह सोच लिया है कि सरकार उनकी है, वो जो चाहे जब चाहे कर गुजरे। राज्य का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है। जाके बताइए उन परिवारों को, हम सरकार हैं। शर्म आनी चाहिए, क्या बना के रख दिया है बिहार को। मनोज सर, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं, और कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह आए थे जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि 20 साल पहले जो जंगल रहा था उसको आप घर घर जाके घिस गया है स्क्रिप्ट। राजनाथ जी अपने मन से नहीं बोले, उनको स्क्रिप्ट पकड़ाई गई, क्योंकि और कुछ चल ही नहीं रहा है। लोग आज देख रहे हैं, तुम वैदिक काल में ले जाओगे, उस दौर के भी आंकड़े जारी करो और आज के आंकड़े जारी करो, सार्वजनिक बहस कर लो, लेकिन उनसे जाके पूछो जिनके घर का चिराग बुझ गया है, उनसे पूछो, शर्म आएगी अगर थोड़ी भी शर्म अंदर है। गांधी मैदान थाना नजदीक है, एसएसपी ऑफिस नजदीक है, एक कारोबारी जब सेफ नहीं है तो आम पब्लिक। अरे बाप, मुख्यमंत्री आवास ही कितना दूर है? मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा हूं, मुख्यमंत्री आवास कितना दूर है? असल में सारी चीजें संकेत में चल रही है। मैंने कहा ना, 100 बात की एक बात, सरकार का गुंडों पे, मवालियों पे, हत्यारों पे कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि ये विपरीत है। उनका नियंत्रण है सरकार नाम की शून्य व्यवस्था पर। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अरविंद सावंत बोले, यह ऐतिहासिक क्षण है। मुंबई के वर्ली में शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की संयुक्त रैली से सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। इस मौके पर शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा, देश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से विजनकारी विचारधाराओं का प्रचार किया गया है, लेकिन आज एक नई शुरुआत हो रही है, एकता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अरविंद सावंत ने कहा कि ये रैली सिर्फ एक राजनीतिक मंच साझा नहीं करती, बल्कि महाराष्ट्र की अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के हर राज्य की अपनी पहचान होती है और उसे चोट पहुंचाना संविधान के खिलाफ है। राज्य की भाषा, संस्कृति और सम्मान को हर हाल में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। मंच पे आने वाले क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ, ये ऐतिहासिक क्षण है। देश में भारतीय जनता पार्टी के निर्माण, खास करके सत्ता पर आने के बाद में जो विभजनकारी विचार उन्होंने हरदम पूरे देश में प्रसारित किए, प्रचारित किए, उसके समर्थन में खड़े रहे। कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी जाति पाति के लिए खड़े रहे। परिवार तक उन्होंने छोड़ा नहीं, परिवारों में कलह निर्माण कर दिया। तो जोड़ना, यही काम प्रक्रिया करते रहे। आज जोड़ने की प्रक्रिया हो रही है, जुड़ने की प्रक्रिया हो रही है। देश के लिए भी एक मार्गदर्शक काम आज हो रहा है। सभी लोग यही सोचे, हर राज्य में जाकर देखो, आप उत्तर प्रदेश में जाओ, उन्होंने वहां भी कलह निर्माण करके रखा है। बिहार में जाओ, वहां भी परिवार में कलह निर्माण करके रखा है। मैं नाम भी ले सकता हूं, आप जानते हो सभी। तो इसलिए कहता हूँ, ये पार्टी यही काम करती है। तो आज देश को समझ में आएगा कि हर प्रांत की अपनी अस्मिता होती है, उस अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करना। तभी तो भाषावार प्रांत रचना हुई ना। अगर भाषावार प्रांत रचना हुई तो उस भाषा का, उस राज्य में जो राज्य की भाषा है, उसका सम्मान उस राज्य में होना ही चाहिए। उसके बारे में अवमानित करने वाला काम कोई करता है तो प्रतिक्रिया होगी। इसलिए सभी को समझना चाहिए। बात ठीक है, डायलॉग, सबका साथ सबका विकास, लेकिन करते क्या हो? झगड़े लगाते हो, कलह निर्माण करते हो, विद्रोह निर्माण करते हो। यही इसलिए आज का ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए बहुत बहुत खुशी का क्षण है, एक ऊर्जादायी क्षण है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल में फॉरलेन प्रोजेक्ट से 9 पंचायतें प्रभावित। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि इस परियोजना के कम से कम 9 पंचायतों को सीधे तौर पर प्रभावित किया गया है। उन्होंने कहा कि NHAI ने जिस तरह गवारा और भारत और एनसीपी सिगला जैसी कंपनियों को ठेका सौंपा है, उनके काम करने के तरीके से संस्थायी लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ा है। इन कंपनियों के काम की वजह से
कई घर गिर चुके हैं और कुछ गिरने की कगार पर है। खेती का नुकसान हुआ है और लोगों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। इसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया गया। आज किसान सभा, CI2 और अन्य जन संगठनों ने और जितने यहाँ पर कम से कम जो 9 पंचायतें हैं जो इस समय कैथली घाट से ढली तक जो प्रभावित है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट दिया गया है 4 लेनिंग का, उसमें गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, भारत कंपनी है, SP सिंगला कंपनी है। ये लोग जिस तरीके से यहाँ पर पिछले दिनों में काम कर रहे हैं और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, उससे जो प्रभावित लोग हैं, कईयों के मकान गिर गए, कईयों के गिरने वाले हैं, लोगों के खेत खराब हो गए, लोगों के घरों के पास बाढ़ आने वाली है, जो अश्विनी खड्ड के साथ जो घर लगते हैं, उन सब जगह के लोगों ने मिलकर के ये सोचा था कि जो एक ऐसा माहौल हिमाचल में बनाया जा रहा है कि शायद ये केवल नेशनल हाईवे अथॉरिटी और राज्य और केंद्रीय सरकार ही इसके लिए दोषी है। मगर आज हम इस बात के ऊपर फोकस करना चाहते थे कि ये जो सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का हो, वो एयरपोर्ट का हो, रेलवे लाइन का हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का हो, इसमें जो कंपनियां काम करती है सबसे ज्यादा लाभ उनको होता है, खरबों रुपए का होता है। वो उसके लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड में सत्ता पक्ष की पार्टियों को, विपक्ष को भी पैसा देती है और उसके बाद उनके पेरोल के ऊपर जितने स्टेक होल्डर एजेंसीज होते हैं वो हैं। मगर जिस तरह से उनकी DPR बनाई जाती है और जिस तरह से उसे एग्जीक्यूट होना है, वो मौके के ऊपर नहीं होता है। लोगों का सारा ध्यान कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी, प्रशासन, पुलिस उसके ऊपर रहता है, पर सारे का सारा जो दोष है, हमारा ये मानना है किसान सभा का कि जो कंपनियां वहां पर काम कर रही है, जो लूट घसूट कर रही है और जो जिस तरह का वो मुनाफा, वो बहुत ही मुनाफा इन प्रोजेक्टों के अंदर है। केवल 10 किलोमीटर 985 मीटर की जगह है ये जो कैथली घाट से ढली है, उसके लिए ये जो इसको गावर कंपनी को काम मिला है 2070 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर बनना है और उसके अंदर उनका काम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से वो मांग होती है लोगों की कि जैसे उनके घरों को खतरा पड़ रहा है, खेतों को पड़ रहा है, सारा मलबा डंपिंग साइट में ना डाल करके वो एक खड्डों के अंदर डाल देते हैं, वो जो नुकसान हो रहे हैं। तो इसलिए सरकार का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, उनका ध्यान, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है क्योंकि वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, केंद्रीय सरकार की है, पर साथ में राज्य सरकार की भी उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2020 में जो एक नोटिफिकेशन हुई थी, डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जिसमें कंसर्न्ड जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर PWD, एक्सेन है और जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, जैसे इसमें गावर है, SP सिंगला है, भारत है, और उसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, उनको उसके अंदर बुलाया जाता है हर महीने में। पर उसकी मीटिंगें कई बार साल भर में, अगर 2020 से आज तक हम देखें पिछले 5-6 सालों के अंदर बहुत ही कम हुई है। तो जिन लोगों को मुआवजा मिल जाता है कि जिनकी जमीन जाती है, घर जाती है, वो तो एक बात है, मगर जो उससे बाहर जमीन है, अगर जैसे कल ये कमेटी बनी और वो इसका आकलन करेंगे तो उससे कई गुना जमीन इस समय जो इस प्रोजेक्ट के तहत अधिकृत की गई है, वो जमीन मलबे के कारण, पानी के कारण, बाढ़ के कारण वो प्रभावित हुई है और उसका कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। इन सब मुद्दों को लेकर, और आज जो हमारा विशेष मुद्दा है, आज 29 जून और 30 जून को जो ये हमारे संजय वन के अंदर जो इतना बड़ा हादसा हुआ, जो हमारी बहन रंजना वर्मा जी इस समय बेघर है, एक एक जगह जा करके इस समय वो अकोमोडेशन ढूंढ रही है, एक विधवा है, वो प्रशासन ने, सरकार ने, मंत्रियों ने, जो भी आया सबने आश्वासन दिए, पर उनके लिए कोई इस समय घर का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ है। कहा था कि उनके लिए रेंटेड अकोमोडेशन देंगे, सरकारी अकोमोडेशन दी जा सकती है, सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस में रखा जा सकता है, उनके संपर्क में कोई नहीं है। कल भी वो सारे में घूमती रही है। और जो 6 और बिल्डिंग्स और जिसमें 20 से ज्यादा परिवार प्रभावित है, नाम के लिए उन्हें बोल दिया गया कि उन्हें कहीं रखा जाएगा, पर वो
किसी न किसी बंट करके लोगों के घरों के अंदर रह रहे हैं। तो जो एक एसेट डिजास्टर के लिए हमें एक्टिवेट होकर के काम करना चाहिए था, वो उस स्तर के ऊपर नहीं हो रहा। तो हमारा मानना ये है कि इसमें जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसको पब्लिक किया जाए, क्योंकि उसमें जिम्मेवारी इस कंपनी की है। और इस कंपनी को तुरंत जो अभी रंजना वर्मा है उनको उसका मुआवजा दिया जाए, जो भी कमेटी के द्वारा जिस तरह भी इसका आकलन करना है समयबद्ध समय में। और जो बाकी अफेक्टेड जो घर है जिसमें दरारें आ गई, जो रहने योग्य नहीं रह गए हैं, उसके अंदर भी तुरंत एक सरकार को एक दबाव बनाकर कंपनी से उनका मुआवजा उन्हें दिलाना चाहिए। और जो इसमें जो टेक्निकल एक सबसे बड़ा पॉइंट है, ये यहाँ पर जो स्लोप प्रोटेक्शन वर्क्स कर रहे हैं वो शायद सेमी अर्बन जो हमारा एरिया है उसके लिए ये करेक्ट नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कोई पहाड़ी है उसके ऊपर कोई घर नहीं है तो उसमें जो ये ड्राउटिंग करते हैं, जो एक रॉक बोल्टिंग करते हैं, वो ठीक है। पर जिस समय ये ड्रिल करते हैं तो अगर 28 mm का उसमें सरिया डालेंगे तो उससे 2 गुना 26 mm का वो उसमें होल करते हैं। उस होल को करते समय सारी वाइब्रेशन होती है और सारे घर एक कच्चे हो गए, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। जब डीपीआर बनी उस समय जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल जो एक इसका असेसमेंट की जाती है। और अब जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये परिवर्तन आते जा रहे हैं, हम किसान सभा और ज्वाइंट हमारी जो संघर्ष समिति बनी है उसके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं इन प्रोजेक्टों को जो हिमाचल प्रदेश में ये बन रहे हैं इनको रिविजिट किया जाए, क्योंकि डीपीआर 10 और 15 साल पहले बनती है। मौके के ऊपर इस समय जो हालात है वो इससे बिल्कुल विपरीत हो चुके हैं और कैचमेंट टू कैचमेंट इसका प्रभाव गलत पड़ता है। कल हमने सारे एरिया का दौरा किया, वही प्रक्रिया इस समय जो हमारी पुजारली पंचायत में मझार है वहां पर भी इसी तरह की ड्राउटिंग इस समय हो रही है। उसके ऊपर जो प्राइमरी और एक मिडिल स्कूल है वो बिल्कुल एक गिर गया और एक गिरने वाला है। हमारे जाने के बावजूद भी शाम को 6-7 बजे भी उन लोगों ने काम बंद नहीं किया और ये दिन रात वहां पर डबल शिफ्टों में काम करते हैं मनी सेव करने के लिए। मजदूरों को 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे का काम करवाते हैं। तो इसलिए ये समस्या केवल ये गावर कंपनी की तो है, पर पूरे हिमाचल की जो आज ये दुर्दशा हो रही है तो ये इसका यही कारण है। और ये भी हम क्लियर करना चाहेंगे अंत में कि जो किसान सभा है वो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, उसके माध्यम से टूरिज्म आएगा, मगर इसको साइंटिफिकली होना चाहिए। और उसमें जो रेगुलेटरी एजेंसी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हमारा जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, उन लोगों को भी प्रशासन, पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अलावा एक्टिवेट होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो किसान सभा ने तय किया है कि इस कंपनी जो कंपनियां काम कर रही है इनका काम बरसात के अंदर तुरंत सस्पेंड किया जाए, उस समय तक जब तक ये रिविजिट ना हो कि ये साइंटिफिकली जो अभी इन्होंने जो डिजाइन बनाए हैं जिस तरह से काम हो रहा है। और जो कल लिंडी दहार के अंदर 90 फुट की जो दीवार गिरी है उसका भी यही रीजन है कि वो क्रेट वायल और उसके ऊपर सॉइल से जो यहाँ पर दीवारें बना रहे हैं वो हिमाचल के अंदर नहीं चलेगी। उसको ना टेस्ट करके इन्होंने लगता है कि हिमाचल को एक लेबोरेटरी बना के रखा हुआ है, ये कभी भी मान्य नहीं होगा। और अगर सरकार इस पे कोई कठोर कदम नहीं लेती, इनका काम सस्पेंड करके इंक्वायरी करा करके और दोबारा से इसको रिविजिट नहीं करती, तो हम इन कंपनियों को काम नहीं करने देंगे, ये तय किया गया है। धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुरी में बहुदा यात्रा पर सुदर्शन पटनायक की रेत कला। बहुदा यात्रा के शुभ अवसर पर विश्व प्रसिद्ध रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने 4 जुलाई को पुरी समुद्र तट पर एक भव्य रेत कला का निर्माण किया है। इस रचना में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के प्रतीकों को बड़े भावपूर्ण और कलात्मक ढंग से उतारा गया है। रेत से बनी इस कलाकृति में बहुदा यात्रा की वापसी यात्रा की दिव्यता और सांस्कृतिक भावना को जीवंत कर दिया गया है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ इस रचना को देखने उमड़ पड़ी और सभी ने इसे भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक बताया। मैडम थोड़ा पीछे। आप
भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का बाहुड़ा यात्रा होगा, जो उनकी भाई और बहन के साथ गुंडीचा टेम्पल से शिव मंदिर की ओर जाएंगे। इस यात्रा को देखने के लिए देश विदेश से यहाँ पर बहुत सारे भक्त पहुँच चुके हैं और हर जगह पे जो भक्ति और भावना का माहौल है, हम लोगों ने पूरी बीच पे भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का ये साइंस स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं। उसके साथ ये लिखे हैं जय जगन्नाथ, हैप्पी बाहुड़ा यात्रा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 2 दशक बाद राज और उद्धव ठाकरे एक ही मंच पर। करीब 20 साल बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर नजर आए। ये दृश्य था आवाज मराठीचा विजय सभा का, जहां दोनों दलों ने एक साथ मिलकर राज्य सरकार द्वारा हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में थोपने के फैसले को वापस लेने का जश्न मनाया। सभा में दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में मराठी की गरिमा से समझौता नहीं किया जाएगा। राज ठाकरे ने कहा, यह सिर्फ भाषा का मुद्दा नहीं बल्कि पहचान का सवाल है। महाराष्ट्र की मिट्टी में जन्मे बच्चों की पहले मराठी फिर बाकी भाषाएं सीखनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने भी मंच से कहा, हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपनी भाषा के अस्तित्व और सम्मान के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ये विजय सभा दरअसल उस सरकारी आदेश के विशेष में थी जिससे राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने की बात कही थी। खरं तर दोघांची भाषणं संपली ना की एकत्र आरोळ्या ठोका। खरं तर आज मोर्चा निघायला पाहिजे होता। तोंडानेच आहे ना? बस बस मोर्चा खरं तर निघायला पाहिजे होता। मराठी माणूस कसा सर्व बाजूने एकवटतो याचं एक चित्र मोठ्या प्रमाणावरती उभं राहिलं असतं। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ देश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।
आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी